मेरा नाम हिना है। अम्मी अब्बा की सबसे छोटी, सबसे लाडली और शायद सबसे ज़्यादा बदमाश भी। सब कहते थे कि मैं घर में नहीं, किसी महल में पैदा हुई हूँ। भाइयों की आंखों का तारा, अम्मी की नींद और अब्बा का हरोर। लेकिन ये सब सुनकर मुझे कभी हरोर नहीं हुआ। मैं हमेशा शुक्रगुजार रही, अपनी पढ़ाई में मसरूफ़, सादा मिजाज और नरम दिल। मेरे बचपन की हर याद में खुशबू बसी है। सुबह स्कूल, दोपहर में अम्मी के साथ बावर्ची खाने की बातें और शाम को छत पर चाय के साथ कह के। मेरे अब्बू अक्सर कहते थे, है ना, तुम मेरे ख्वाब हो। और मैं हंसती थी, अब्बू, ख्वाब नहीं हूँ, हकीकत हूँ। सब हंसते, लेकिन उनकी आंखों की नमी में एक अजीब सा खौफ भी झलकता था, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हो। ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही रिश्तों की कतार लग गई। मैं संभल संभल कर हर बात सुनती, हर रिश्ता गौर से देखती, क्योंकि मैं सिर्फ एक अच्छे शौहर की नहीं, एक अच्छे घर की ख्वाहिशमंद थी। फिर एक दिन अम्मी ने एक तस्वीर दिखाई। दुबई में बिजनेस करने वाला लड़का, तन्हा भाई, माँ और 2 बहनें। सब ने कहा, नसीब वाला है, इतनी छोटी उम्र में इतनी तरक्की। मेरी दोस्तें बोली, है ना, किस्मत है तुम्हारी, बस दुबई की सैर कराना मत भूलना। लेकिन मैं खामोश थी। तस्वीर देखकर दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ना हाँ ना, बस चुपचाप सोचती रही। मैंने कहा, अम्मी, क्या लड़का मुझे जानता है? अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, अभी नहीं, लेकिन जान लेगा। तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी बातें दिल जीत लेंगी। शादी की बात तय हो गई। लड़के का नाम था अली। वो खुद आ नहीं सका, लेकिन वीडियो कॉल पर बात की। आवाज़ में एतमाद था, चेहरे पर नरमी। उसने कहा, मेरी माँ ने आपको पसंद किया है, तो बस मुझे भी यही काफ़ी है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। शायद वो जुमला मेरी किस्मत की लकीर बन गया था। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुईं। मेरी सहेलियों ने कहा, है ना, तुम तो दुल्हन नहीं, कोई परी लग रही हो। इतना कुछ नया होने वाला था और मैं अंदर से घबरा रही थी। एक नया घर, नई रस्में, नए रिश्ते। अब्बा ने रुखसती के वक्त मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम रोशनी हो, जहाँ जाओगी उजाला लेकर जाओगी, बस खुद को मत खोना। शादी के बाद सब कुछ नए अंदाज में शुरू हुआ। रस्मों की गहमा गहमी ख़त्म हुई तो असल ज़िंदगी की परतें खुलने लगी। सुबह की चाय से रात के बर्तन तक सब कुछ जैसे मेरे ज़िम्मे था। अम्मी कहती थी, शुरू शुरू में काम ही औरत को घर में जगह दिलवाता है। शायद इसीलिए मैं बगैर कुछ कहे सब कुछ करती गई। न थकन का शिकवा, न शिकायत का जिक्र, बस यही ख्वाहिश के दिल जीत लूँ। सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता तैयार करती। सास को हल्की चाय पसंद थी, नंदू को दूध के बगैर, खुद अली चाय के बगैर नाश्ते को मुकम्मल नहीं समझता। मैं सबके ज़ौक़ का ख्याल रखती, मगर फिर भी अक्सर सुनने को मिलता, चाय कुछ कड़वी थी, अंडे ज़रा सख्त थे, पराठा ज़्यादा घी वाला था। एक दिन छोटी नंद साइमा ने कहा, है ना, अगर घर के काम आते नहीं थे तो सीख ही लेती। माँ ने कुछ सिखाया नहीं? मैं मुस्कुराती, सीखने में देर नहीं लगती। सास मेरी खामोशी पर कुछ नहीं बोलती थी, बस नज़रें घुमा कर देखती और किचन से निकल जाती। दोपहर में झाड़ू पोंछा, कपड़े, बर्तन, सब मेरी ड्यूटी थी। नंदे अक्सर अपने कमरों में फ़ान पर मसरूफ़ रहती। फिर मैंने जाना कि उनकी मसरूफ़ियत अक्सर उनकी अम्मी के साथ मशवरों पर मुश्तमिल होती थी। अम्मी, हिना ने आज ये कहा, अम्मी, उसने आज वो नहीं किया। मुझे अक्सर रात को आवाज़ें सुनाई देती। सास फ़ोन पर किसी से कह रही होती, हाँ बेटा, तुम सही कहती हो, हिना के देवर दिन ब दिन बदल रहे हैं। पहले पहल मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया, मगर जब बातों में बारीकी आ गई तो समझ आया, वो अपनी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रही है। किसी दिन साइमा कहती, अम्मी, देखो ना, हिना दिन में 2 बार मोबाइल पर हंसती है, किससे बातें करती है? सास जवाब देती, अब तुम दोनों ही हो जो मुझे सच दिखा रही हो। मैं तो अंधी हो गई थी। मैं अंदर से टूटती, मगर आंखों में नमी आने नहीं देती। अली के रवानगी का दिन आया तो सारा घर एक अलग ही माहौल में डूबा हुआ था। सास खामोश थी, नंदे अपने कमरों में मसरूफ़, और मैं अपने दिल की हलचल संभालने की कोशिश कर रही थी। अली ने सामान बंद करते वक्त कहा, बस 3 महीने की बात है, बिजनेस में कुछ अहम काम है, तुमसे दूर रहना आसान नहीं होगा। मैंने सर हिलाया, जैसे समझती हूँ, हालांकि अंदर कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। एयरपोर्ट पर जाते हुए बार बार हिदायतें देते रहे,
अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, कुछ भी चाहिए हो फ़ौरन मैसेज करना। अम्मा का ख्याल रखना, वो दिल की मरीज़ा है। और हाँ, खुद को नज़रअंदाज मत करना। मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी। दिल में बहुत कुछ था, लेकिन ज़ुबान खामोश थी। अली के जाने के बाद घर का सुकून वैसा ही रहा जैसा वो चाहती थी, लेकिन मेरे लिए दिन बहुत बदल गए। सुबह आँख खुलती तो कमरे की खामोशी मुझे गोद में ली रहती। अली की मौजूदगी में जो हल्की सी चहल पहल रहती थी, वो अब किसी हवाई झोंके की तरह गायब हो चुकी थी। सास अब भी किचन के मामलात में मुदाखलत करती थी, लेकिन अब अली की हर मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाती थी। अली होता तो तुमसे बात करता, अब तो जो मैं कहूँगी वही होगा। ये जुमला अक्सर किसी न किसी बात पर दोहराया जाता। पैसे वक्त पर आते रहे, जितना मांग थी अकाउंट में मिल जाता। मैंने किचन में नई कटलरी मंगवाए, बेडरूम में पर्दे बदलवाए, अपनी चंद सहेलियों के साथ मार्केट जाकर कुछ अच्छे ब्रांड्स के जोड़े भी खरीद लिए। बाहर की चीज़ें खूबसूरती में इजाफा कर रही थीं, लेकिन अंदर एक खालीपन मुसलसल फैलता जा रहा था। एक शाम सानिया आए, उसके लहजे में जहर छुपा था। भाभी, खूब शॉपिंग हो रही है, लगता है भाई साहब खूब दिल खोल कर भेज रहे हैं। मैंने हल्के लहजे में कहा, जी, जो चाहिए होता है अली दे देते हैं। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, बस पैसे दे देना काफ़ी है, बीवी को तो इज्जत भी देनी चाहिए ना। ये जुमला शायद मुझे अंदर से छू लेने के लिए ही बोला गया था, और कामयाब भी हुआ। एक दिन सास ने बातों ही बातों में कहा, अली को भी अब समझ आ जाएगी, बीवी रखने का मतलब सिर्फ पैसे भेजना नहीं होता। तुम्हारी तरह आराम से बैठे बैठे खर्च करना कौन नहीं चाहेगा। मैंने उस जुमले को बर्दाश्त किया, लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। अली को मैसेज लिखा, बात करनी है कॉल करें। उन्होंने फ़ौरन वीडियो कॉल की। चेहरा थका हुआ, आवाज़ में नरमी। क्या हुआ, सब खैरियत है? मैंने कहा, हाँ, बस दिल किया बात करने का। वो हंस पड़े, बस इतना? दिल तो मेरा भी करता है रोज़ बात करूं, लेकिन काम ने कैद किया हुआ है। काल के बाद मैं सोचती रही, इतनी दूरी में सिर्फ प्यार बाकी है या सिर्फ ज़रूरत। अली को मेरी ज़िंदगी की छोटी छोटी उलझनों का अंदाज़ा नहीं था, और मैं हर बार यही सोचकर खामोश हो जाती कि वो दूर है, मजबूर है। कभी कभार अपनी सहेलियों से बात करती तो वो कहती, कितनी खुशकिस्मत हो, शौहर बाहर है, पैसे आ रहे हैं, आज़ादी भी है। मैं सिर्फ इस बात में सर हिला देती। किसी को क्या बताती कि आज़ादी सिर्फ बाज़ारों में घूमने की नहीं होती, इज्जत की, अपनायत की भी होती है। घर के काम में लगे रहने से दिल बहलता था, मगर एक रोज़ सास ने अचानक कहा, है ना, तुम्हारे हाथ की दाल आज बहुत बदली थी, अली के होते तुम कभी ऐसे न पकाती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, माफ़ कीजिएगा, ख्याल नहीं रहा। रात को सोने से पहले अली को कॉल की, अली, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम मुस्तकिल यहीं आ जाओ? वो चौंके, है ना, अभी क्यों ये बात? अभी तो बिजनेस सेट हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। मैंने बात बदली, लेकिन मेरे सवाल ने मुझे खुद हैरान कर दिया। शायद मैं थक चुकी थी ये जिताने से कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मगर मेरे बगैर। चंद दिन बाद घर में नंदों के कुछ रिश्तेदार आए। सबके दरमियान मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी थी। सास ने एक मेहमान को चाय पेश करते हुए कहा, ये हमारी बहू है, दुबई वाले अली की बीवी, हर काम कर लेती है, बस दिल थोड़ा छोटा है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरे अंदर कुछ चुटक गया था। मैंने एक दिन आईने में खुद को देखा, कपड़ों, जेवरात और महंगी चीज़ों में लिपटी हुई एक खामोश सी औरत, जिसकी बातों का वज़न कम हो चुका था। सोचने लगी, क्या वाकई मेरी ज़िंदगी में सुकून है, या ये सिर्फ एक संभला हुआ दुख है? अब अली से बातों में भी वो पुरानी गर्मी नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम कुछ बदल गई हो, पहले जैसी बात नहीं रही। मैंने दिल में कहा, तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे, सिर्फ भेजने वाले हो गए हो, जानने वाले नहीं। मैं उस सब के बावजूद खामोश थी, क्योंकि मैं अली को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन घर में अपनी इज्जत की तलाश में हर दिन हार रही थी। जिंदगी जैसे एक मखसूस दायरे में घूमने लगी थी। अली अभी भी दुबई में था, पैसे वक्त पर आते थे और मैं अब घर के निज़ाम को खामोशी से चलाती जा रही थी। लेकिन उस खामोशी में भी कुछ आवाज़ें थीं जो सिर्फ मैं सुनती थी। वो बातें, वो इशारे, वो नज़रें जिनमें अपनायत की जगह कुछ और था। दोनों नंदों की शादियां हो चुकी थीं। सानिया दूसरे शहर और साइमा अपने शौहर के साथ दूसरे मुल्क जा चुकी थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी भी मेरे लिए किसी सुकून का बाइस नहीं बनी।
हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने उनकी फ़ोन कॉल आती। सास मोबाइल कान से लगाए आधे घंटे बोलती चली जाती और बाद में उनके मशवरे घर पर लागू होते। एक दिन सुबह ही सास ने कहा, है ना, आज दोपहर को खाने में कुछ हल्का सा बनाना। सानिया कह रही थी कि तुम हर वक्त भारी चीज़ें बनाती हो। अम्मी के लिए मुनासिब नहीं। मैं चौंकी। वो यहाँ है भी नहीं, कैसे जानती है? सास ने नजरें चुराई। फ़ोन पर बात हुई थी, मैंने बताया था। मैं खामोश रह गई, लेकिन दिल में कट सा लगा। वो दोनों घर से जा चुकी थी, मगर घर उनके मशवरों से ही चलता था। अक्सर साइमा वीडियो कॉल पर अपने शौहर के साथ बैठी होती और माँ से बात करती। अम्मी, अली की कमाई का हिसाब तो रखना, बहू की माँ ने तो सारा पैसा फैशन पर उड़ा दे। एक रोज़ सास को दवाई लेने शहर जाना था। मैंने कहा, अम्मी आप रुके, मैं खुद ले आती हूँ। वो फ़ौरन बोली, नहीं, साइमा ने कहा था कि तुमसे बाहर के काम मत करवाया करो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने तलखी से पूछा, क्या मैं बीमार हूँ या बस जिम्मेदार नहीं समझी जाती? वो खामोश रही। कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे हर कदम की तला बेटियों को देती है और बेटियां अपनी माँ को मुझसे अलग रखने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। एक दिन अली ने वीडियो कॉल की। मैंने पूछा, क्या कभी साइमा या सानिया ने तुमसे पैसे मांगे? वो चौंक कर बोला, नहीं, क्यों? मैंने बात बदली, बस यूं ही पूछा, लेकिन मैं अब शक में मुब्तला हो चुकी थी। कुछ दिन पहले मैंने सास के कमरे से एक लिफाफा देखा था जिस पर बाहर के मुल्क का एड्रेस था। न चाहते हुए भी मैंने लिफाफे को देखा। अंदर से हर मुल्क की करेंसी के नोट झांक रहे थे। मैं कुछ बोली नहीं, मगर उस दिन मेरे दिल में पहली बार वाजिया ख्याल आया, अली की कमाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, सास के ज़रिए नंदू तक भी जा रही है। एक दिन जब अली ने बताया कि उसने कुछ पैसे घर बेचे हैं ताकि मैं अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूं, तो मैंने सादगी से पूछा, ये पैसे सिर्फ मेरे लिए थे ना? अली ने कहा, हाँ, मैंने अम्मा को कहा था कि तुम ही दे दें, जो चाहिए तुम ले लेना। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर मुझे याद आया कि वही दिन था जब सास ने एक नया मोबाइल मंगवाया था और किचन में कहा था, साइमा के मैसेजेस अब ढंग से पढ़ा करूँगी। मेरे अंदर जैसे धुआं बढ़ने लगा था। हर छोटी चीज़ में अब मुझे शक नजर आने लगा। मैंने एक दिन सास से कहा, अली ने जो पैसे भेजे, क्या उसमें से कुछ मुझे दे सकती हैं? मुझे बिल देना है। वो बोली, बाकी दिनों के लिए भी तो संभालना है, ज़रूरत हो तो बताओ, मैं चीज़ खरीद दूँगी। ये सुनकर मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं इस घर में बीवी कम मेहमान ज़्यादा हूँ। शौहर की कमाई भी मेरे अख्तियार में नहीं, बस इजाज़त के बाहर किसी चीज़ का सवाल न करूँ तो ही सुकून है। किचन में साइमा की कॉल आई। सास स्पीकर पर बोल रही थी, हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ ज़्यादा ही खामोश रहती है, शायद समझ गई है कि घर का निज़ाम कैसे चलता है। साइमा की आवाज़ आई, बस अम्मा, अपना हाथ मजबूत रखो, भाई की कमाई की हकदार तुम हो, तुमने ही सब कुछ संभालना है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में आग भरती हो। वो लम्हा था जब दिल में नरम सा हिस्सा भी सख्त हो गया। अब मैं खिदमत नहीं कर रही थी, बल्कि अपना हक मांगने के लिए तैयार हो रही थी। उसी रात अली को मैसेज लिखा, अगर तुम्हारी कमाई पर इख्तियार भी मेरी नहीं, तो क्या वाकई मैं तुम्हारी बीवी हूँ? जवाब आया, है ना, सब कुछ तुम्हारा ही है, बस अम्मा को मैं समझा दूंगा, तुम दिल पर मत लो। बात अब सिर्फ शक या गिला नहीं रही थी, अब मसला इख्तियार का था। मुझे ये समझ आ चुका था कि इस घर में जितनी भी मेहनत करूं, जब तक फैसले किसी और के हाथ पे होंगे, मैं सिर्फ एक साया बनी रहूंगी। एक शाम मैंने अली से वीडियो कॉल पर बात की। उसके पीछे दुबई के फ्लैट की दीवार थी, पीछे लटका हुआ कैलेंडर और सामने एक कप कॉफ़ी। मैंने सीधी बात की, अली, मुझे घर का मुकम्मल कंट्रोल चाहिए, पैसे, फैसले, निज़ाम, सब कुछ मेरे हाथ में हो। वो चौंका, है ना, अम्मा का क्या होगा? वो सारी ज़िंदगी ये घर संभालती आई हैं। मैंने नज़रें जमाई, तो फिर मुझे क्यों यहाँ लाया गया था? क्या सिर्फ काम करने के लिए? इज्जत या इख्तियार कभी मेरा हक बनेगा भी या नहीं? वो थोड़ा नरम पड़ा, देखो, तुम्हें खर्च के लिए कभी कुछ नहीं कहा, जो मांगा दिया, लेकिन पूरे घर का निज़ाम तुम्हें देना, ये थोड़ा मुश्किल है। अम्मा को बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने बात ख़त्म की, तो फिर मुझसे भी फ़र्क पड़ेगा। जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा, मैं बात नहीं करूँगी। कॉल बंद करती। अगले दिन मैंने सास से कहा, अम्मी, अब आपकी तबीयत भी कुछ कमज़ोर रहती है,
बेहतर है आप कुछ काम मुझ पर छोड़ दें। उन्होंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। जब काम का सलीका आ जाए तो छोड़ भी दूँ, अभी तो हर दिन कुछ न कुछ बिगाड़ती हो। मैंने दिल में फैसला कर लिया था। रात को अली को मैसेज किया, मैं मायके जा रही हूँ, जब तक इख्तियार नहीं मिलता वापस नहीं आऊँगी। उसने फ़ौरन जवाब दिया, है ना, ज़िद मत करो, बात कर लेते हैं, कुछ हल निकालते हैं। लेकिन मैंने मोबाइल साइलेंट पर रख दिया और अगले से वो बैग पैक किया। सास के कमरे से गुजरी तो उन्होंने सर नज़रों से देखा। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अपने घर। वो बोली, ये भी तुम्हारा घर है, बस इस बात का फ़र्क है कि यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलती। मैं कुछ कहे बाहर निकल गई। मायके पहुंची तो अम्मी को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, थोड़ा वक्त चाहिए। अम्मी ने सर पर हाथ फेरा। जितना चाहिए ले लो। अली ने कई बार कॉल की मगर मैंने नहीं उठाई। 4 दिन बाद उसने एक लंबा मैसेज भेजा, तुम जानती हो मैं दुबई में अकेला हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं, लेकिन तुम यूँ नाराज़ होकर चली जाओगी ये नहीं सोचा था। फिर एक और मैसेज आया, मैं रोज़ सोचता हूँ क्या सच में तुम्हें वो सब नहीं मिला जो तुम्हारा हक था, या तुम्हें सिर्फ इख्तियार की तलब है। मैंने जवाब दिया, अली मुझे सिर्फ इख्तियार नहीं एतबार भी चाहिए था, जो तुमने कभी दिया ही नहीं। उस दिन रात को देर तक सोचते रहे, क्या मैं वाकई हद से बढ़ गई हूँ, या बस वो हद मेरे लिए रखी गई थी जिससे आगे जाना मेरी हिम्मत थी। चंद दिन बाद सानिया की कॉल आए, भाभी माँ बहुत परेशान है, रोज़ रोती है, कहती है हिना के बाहर घर सूना लगता है। मैंने कहा, अगर इतनी कमी महसूस होती है तो कुछ इख्तियार देने का हौसला भी दिखाएं, सिर्फ काम लेने से रिश्ता नहीं बनता। सानिया खामोश हो गई। अगली शाम अली ने फिर कॉल की। इस बार मैंने उठा ली। वो आहिस्ता से बोला, अगर मैं अम्मा से बात करूं और वो मान जाएं तो क्या तुम वापस आ जाओगे? मैंने कहा, बात सिर्फ मानने की नहीं, अमली इख्तियार की है, फैसला तुम्हें करना है अली। 2 दिन बाद एक गाड़ी मायके के दरवाजे पर रुकी। दरवाज़ा खुला तो सामने सास थी। उनके हाथ में अली का खत था। ये लो, अली ने तुम्हारे लिए भेजा है। कहता है अम्मा अगर तुम मान जाओ तो हिना को ले आओ। और मैं मान गई हूँ। मैंने हैरानी से देखा, आप मान गई? वो खामोशी से बोली, उम्र हो गई है, अब ना हिम्मत है न शिकायत। अगर तुम चाहती हो कि घर तुम्हारे हाथ में हो तो संभालो, बस एक बात याद रखना, जो इख्तियार मांगती हो वो बोझ भी होता है। मैंने वापसी का बैग तो बांध दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एहतियात मौजूद थी। गाड़ी में खामोशी थी, रास्ते बदलते जा रहे थे और मेरे साथ मेरे ख्याल भी। घर का दरवाज़ा खुला तो माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। सास ने दरवाज़ा मेरे लिए खोला था और मैं एक ऐसी हैसियत में दाखिल हुई जो पहले कभी न मिली थी। किचन, फ्रिज, अलमारियाँ सब अब मेरे फैसलों पर थे, हत्ता कि नौकरानी की हिदायतें भी अब मैं ही देती थी। अली ने अगली कॉल पर कहा, अम्मा ने तुम्हें सब कुछ सौंप दिया है, अब तुम्हारी मर्जी चलेगी, खुश हो? मैंने हल्का सा मुस्करा कर जवाब दिया, खुशी आहिस्ता आहिस्ता महसूस होंगी, आदत हो रही है। पहले दिन ही मैंने घर की तरतीब बदलवा दी, पर्दे नए लगवाए, टीवी लाउंज में नई लाइट्स लगवाईं और नौकरानी को ताकीद की, अब हर रोज़ सुबह सब कुछ साफ हो, हर चीज़ अपनी जगह पर। सास अब अपने कमरे तक महदूद हो चुकी थी। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ इतना पूछती, चाय पी है? और मैं कभी हाँ कभी ना में जवाब दे देती। 2 हफ्ते मैंने सिर्फ घर को नए सांचे में ढालने में गुजार दिए। अली को हर चीज़ की तस्वीर भेज दी। वो हंसता, माशाल्लाह तुमने तो घर को होटल बना दिया है। मैंने पहली बार बाजार जाकर अपनी पसंद से शॉपिंग की, सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं, अब शौक़ के लिए भी। महंगे ब्रांड्स, नए जूते, महंगा परफ्यूम, और मैंने पहली बार ये सब बगैर इजाज़त के लिया था। कुछ दिन बाद 2 पुरानी सहेलियाँ घर आईं। मैंने उनके लिए खाने का शानदार इंतज़ाम किया, महंगे डिनर सेट पर खाना दिया। एक ने कहा, है ना, तुम तो बदल गई हो, ये सब कब से? मैंने सर उठाकर कहा, जब से इख्तियार मेरे हाथ में आया है। पार्टियों का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। कभी मैं अपनी दोस्तों के साथ कैफ़े में, कभी घर पर बर्थडे डिनर। अली को हर चीज़ की खबर थी और वो बस इतना कहता, तुम खुश हो तो मैं मुतमईन हूँ। एक शाम सास के कमरे के बाहर से गुजरते हुए मुझे उनकी खांसी सुनाई दी। मैं कुछ देर रुकी, फिर आगे बढ़ गई। उनके लिए किचन में खाना बना होता, मगर अब मैं खुद हाथ नहीं लगाती थी। नौकरानी को हदायत होती, अम्मा का खाना उनके कमरे में दे आना।
एक रोज सास ने आहिस्ता से कहा, है ना, दवा खत्म हो गई है, लेती आना। मैंने हाँ कहा, मगर अगले दिन शॉपिंग में इतनी मसरूफ रही कि भूल गई। रात को वापसी पर जब कमरे में दाखिल हुई तो वो सो रही थी। मैंने खामोशी से मोबाइल पर तस्वीरें अपलोड की, नई जूती, नया हैंडबैग और कैप्शन, जीती जागती जिंदगी। अली को हर बार नई फरमाइश भेजती, ये जोड़ा, वो घड़ी, ये वॉलपेपर, वो फ्लोर लैंप, और वो हमेशा एक ही जवाब देता, ले लो, बस खुश रहो। अब घर की पुरानी खामोशी, नरम गुफ्तगू या सलीके की परवाह नहीं थी। सास अक्सर कमरे से बाहर आकर कुछ कहना चाहती, मगर मेरे तेवर देख कर लौट जाती। एक दिन मैंने कहा, अम्मी, अब तो आप आराम करें, यह सब मेरा जिम्मा है, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं तो पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ। शायद वो जुमला उनकी तरफ से था, लेकिन मेरे लिए एक सिग्नल था कि अब कुछ भी उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। दोपहर को मैं ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा कर लौटी तो अली की वीडियो कॉल आई। वो मुस्कुरा रहा था। तुम अब बिल्कुल मुख्तलिफ लगती हो। मैंने कहा, यही तो चाहिए था ना तुम्हें, एक ऐसी बीवी जो दुनिया के हिसाब से चले। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, बस अपना ध्यान रखा करो। अब मैं वो हिना नहीं रही थी जिसे किसी से इजाज़त लेनी पड़ती थी। मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने लगी थी। बाजार में जब मैं किसी महंगी चीज़ की तरफ देखती तो अब कीमत देखकर पीछे नहीं हटती थी, मगर इतनी बड़ी दुनिया संभालने के बाद कुछ कमरे आज भी मुझसे चुप रहते थे, जैसे वो सास का कमरा जिससे कोई आवाज़ नहीं आती थी, न शिकायत न दुआ, बस ये खामोशी थी जो मेरे ऐश इशरत के शोर में भी सुनाई देती थी। मैंने खुद से कहा, इख्तियार मिल गया है और मैंने उसका इस्तेमाल भी सीख लिया है, अब कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल भी मौजूद था जो मैं खुद से भी छुपाती थी, क्या वाकई ये इख्तियार, ये कंट्रोल मेरी जीत है, ये बस एक और तमाशा? जवाब मेरे पास नहीं था और शायद अभी मैं जानना भी नहीं चाहती थी। सास ने पहली बार आहिस्ता से कहा, है ना, बीपी की दवा ख़त्म हो गई है, शाम को ले आना, बाजार जा रही हो तो। मैंने सर हिलाया, ठीक है, याद आ गया तो ले आऊँगी। ये सब उस वक्त की बात है जब मेरी मसरूफियात अपने अरूज पर थीं। पार्लर की अपॉइंटमेंट, एक नई लॉन्चिंग पार्टी का दावतनामा और फैशन इवेंट के लिए कपड़ों की तैयारी। सास की दवा मेरी लिस्ट में बहुत नीचे जा चुकी थी। दोपहर को मैं अपनी दोस्त नाज़िया के साथ मार्केट गई। एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था, उसी की ग्रैंड ओपनिंग थी। फ़ोन पर अली की कॉल आई, कुछ चाहिए तो बता देना, मैं कल कुछ चीज़ें पाकिस्तान भेज रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, एक नया फ़ोन देख रही हूँ, भेज दो। शाम को वापस आई तो सास कमरे में लेटी हुई थी, खामोश। मैंने दरवाज़ा खोला, वो थोड़ा सा उठकर बोली, दवाई? मैंने लापरवाही से कहा, नहीं, भूल गई, कल ले आती हूँ। अगली सुबह मैं तैयार हो रही थी कि नौकरानी भागती हुई आए, दीदी जी, अम्मा जी को कुछ हो गया है, बोल नहीं रही, हाथ पाँव भी हरकत नहीं दे रहे। कमरे में गई तो सास का आधा जिस्म भी जान पड़ा था। आंखें खुली थी मगर जुबान लड़खड़ा रही थी। घबरा कर एम्बुलेंस बुलाए। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, इन्हें फालिज का अटैक आया है, बीपी हाई था, दवाई बंद हुई होगी। मेरे अंदर कुछ लम्हे के लिए खाली सा हो गया। अली को इत्तला दी, उसने सिर्फ इतना कहा, मैं टिकट बुक करवा रहा हूँ, चंद दिन में आ जाऊँगा। सास को अस्पताल में 2 दिन रखने के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, अब मुकम्मल आराम, रोज़ाना की फिजियोथेरापी, वक्त पर दवा और एक शख्स जो मुसलसल उनका ख्याल रखे। ये जुमला मेरे लिए बोझ से कम न था। मैं कमरे में खामोश बैठी सास को देख रही थी। वो बिल्कुल बेबस थी। खाने के लिए दूसरों पर मुनहसर, वॉशरूम तक खुद से जाना भी मुमकिन नहीं रहा था। 2 दिन तक मैंने खुद उनके साथ बैठकर सब कुछ किया, खाना खिलाया, दवाई दी, वॉशरूम लेकर गए। लेकिन तीसरे दिन से मुझे बोझ महसूस होने लगा। पार्टी की दावत आई, नाज़िया का मैसेज, है ना, देर मत करना, तुम्हारे बाहर फ़न नहीं आता। मैंने दिल में कहा, बस आधे घंटे की बात है, अम्मा सो रही हैं, नौकरानी भी है, और निकल गई। वापसी पर नौकरानी घबराई हुई थी। अम्मा जी ने 2 बार पानी मांगा, फिर खामोश हो गई। कमरे में गई तो वो बेबसी से छत की तरफ देख रही थी। पास जाकर कान ने पूछा, कुछ चाहिए? उनकी ज़ुबान हरकत न कर सकी। मैंने उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया, मगर उनकी आंखों में जो बेबसी थी वो मुझे देखने नहीं देती थी। अगले दिन फिजियोथेरापिस्ट आया। मैंने कहा, रोज़ नहीं आ सकता क्या? खर्चा भी काफ़ी है।
उसने कहा, रोज़ाना ना करवाएं तो जिस्म मज़ीद सख्त हो जाएगा। ये उम्र और हालत दोनों हसास है। मैंने एक बार फिर दिल में हिसाब किताब किया। अली को पैगाम लिखा, रोज़ फिजियोथेरेपी महंगी पड़ेगी। जवाब आया, जो ज़रूरी है करवाओ, मैं हर हफ्ते पैसे भेज दूंगा। लेकिन खर्च से ज़्यादा मसला वक्त और मुशक्क़त का था। सास को व्हील चेयर पर बाथरूम ले जाना, खाना वक्त पर देना, कपड़े बदलवाना, सब कुछ अब मेरी फैशन लाइफ की राह में रुकावट बनने लगा। 2 दिन बाद एक तकरीब थी। मैंने पहले ही नौकरानी को हिदायत दे दी थी, अगर अम्मी उठें तो पानी दे देना, मैं बस कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। तकरीब से वापसी पर गेट खोला तो कमरे में सास चीख रही थी, वॉशरूम है ना? मैंने गुस्से से कहा, अभी तो पानी दिया था ना। 2 मिनट सुकून भी नहीं। वो बस अल्लाह अल्लाह कर रही थी। नीरज सबर जवाब दे गया। एक लम्हे को वो मेरे लिए मरीज़ा नहीं, एक रुकावट लगने लगी। मैंने गुस्से से कहा, सारा दिन बस पानी, दवा, बाथरूम, मेरी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? वो रो रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। सिर्फ आंखों से एक सवाल था जो मैं समझना नहीं चाहती थी। अब मैं उनसे बात कम करने लगी। नौकरानी उनकी देखभाल करती, मैं सिर्फ निगरानी करती। एक रात कमरे से आई चीख सुनकर मैं दौड़ी। बिस्तर पर सास गिर चुकी थी, शायद हाथ बढ़ाकर पानी लेना चाह रही थी। तवाज़ुन बिगड़ गया। मैंने उन्हें दोबारा बिस्तर पर लिटाया और सोचा, ये सब कुछ कब तक? आखिर कब तक मैं इनकी नर्स बनी रहूंगी? अब वो सिर्फ बीमार नहीं रह गई थी, मेरे आराम, आज़ादी और ज़िंदगी के दरमियान एक मुस्तकिल रुकावट बन गई थी। एक दिन मैंने सुबह नाश्ता बनाकर नौकरानी को दिया और कहा, इनके कमरे में दिया ना, मुझे कॉल करनी है। कुछ देर बाद सास की आवाज़ आई, है ना? पानी। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, अभी तो पिलाया है, हर थोड़ी देर बाद शोर क्यों? वो फिर बोली, प्यास, बहुत प्यास लगी है। मैं गुस्से में उठी, किचन से गिलास भरा और ज़ोर से उनके करीब जाकर कहा, ये लो, जितना पीना है पी लो, हर 2 मिनट बाद आवाज़ें मत दो। उन्होंने कांपते हाथों से गिलास पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे और पानी उनके चेहरे पर गिरने लगा। वो सिसक पड़े, लेकिन न पलटकर कमरे में चले गए। शाम को नाज़िया का मैसेज आया, काफ़ी दिन से पार्टी नहीं की, हफ्ते की रात का क्या इरादा है? मैंने सिर्फ लिखा, प्लान बनाओ, आ रही हूँ। दूसरे दिन सास ने दोबारा बाथरूम जाने के लिए आवाज़ दी। मैं उस वक्त फ़ोन पर थी। गुस्से में मोबाइल मेज़ पर रखा कमरे में गई और कहा, मुझे हर वक्त तुम्हारे कामों के लिए रखा है क्या? अभी तो लेटी थी, अब फिर? वो डर के मारे कुछ बोल न सकी। मैंने व्हीलचेयर घसीटी, उनको जैसे तैसे बिठाया और चिढ़कर कहा, बस करो अब, कोई और काम रहने दो मेरे लिए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान बंद। चंद दिन बाद सानिया की कॉल आए, भाभी मैं आ रही हूँ, अम्मा को देखने का दिल कर रहा है, 2 दिन रुकूंगी। मेरे लिए ये इत्तला परेशानी का बायस थी। मैंने नौकरानी से कहा, कमरा साफ करो, सानिया आ रही है, अम्मा को भी ज़रा साफ सुथरा बना दो जैसे पहले थी। सानिया आई तो मैंने सास के बिस्तर के करीब जाकर उनके हाथ थामे, आवाज़ बदल कर कहा, अम्मी देखो कौन आया है। सानिया, तुम्हारी प्यारी बेटी। सास ने हल्का सा सर हिलाया, लेकिन नज़रें झुकी हुई थी। सानिया ने लपक कर माँ का हाथ पकड़ा, अम्मी कैसी हो? वो बोल न सकी। मैंने फ़ौरन कहा, बस सब कमज़ोर हो गई हैं, हमने हर मुमकिन कोशिश की है, तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूँगी। सानिया कुछ देर उनके पास बैठी रही, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी आपने वाकई बहुत खिदमत की है, माँ सिर्फ आप पर भरोसा करती है। मैंने हनूज मसनई नरमी से कहा, ये अली की माँ है, मेरी भी माँ है। सानिया के सामने मैं सास के पास ज़्यादा वक्त गुजारती, उनका दुपट्टा संवारती, तकिया सीधा करती, खाने का नमाला अपने हाथ से देती। वो सब चुपचाप सहती रही, जैसे कुछ कहना ही भूल गई हूँ। रात के वक्त जब सानिया कमरे में सोने गई, मैं सास के पास की सरगोशी में बोली, अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़ुबान खोली तो सब कुछ ख़त्म कर दूँगी, समझ गई? वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, आंखों में कुछ कहना था मगर खौफ ने हर लफ्ज़ को कैद कर रखा था। दूसरे दिन सानिया ने रुखसत होते वक्त मेरे हाथ पकड़ कर कहा, बस माँ को ज़्यादा तन्हा मत छोड़ना, अब वो बस आपके सहारे है। मैंने यकीन दहानी करवाई, तुम बेफिक्र रहो। जैसे ही वो गई मैंने सास के कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कहा, अब कोई तमाशा नहीं, जो चल रहा है वही चलेगा। उस रात जब उन्होंने पानी के लिए पुकारा,
میں نے آواز سنی انسنی کرتی۔ جب چیخنے لگی تب بھی میں اپنے کمرے میں بیوٹی ماسک لگائے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں جا کر پانی رکھا اور کہا، پینا ہے تو پی لو، زیادہ ڈرامہ مت کرنا۔ وہ خاموشی سے گلاس کی طرف دیکھتی رہی اور میں دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ دن بدن ساس کی حالت اور کمزور ہونے لگی اور میری بے رحمی ایک معمول بن گئی۔ ان کا ہر اشارہ، ہر درخواست اب میرے لیے بوجھ تھی اور میں یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر چکی تھی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ جب سے ثانیہ گئی تھی ساس بالکل خاموش ہو گئی تھی، زبان سے کچھ کم ہی نکالتی، لیکن جسم کی بے چینی ہر لمحہ کسی اور اعلان کا پتہ دیتی تھی۔ وہ اکثر دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی آئے گا اور انہیں وہاں سے لے جائے گا۔ دوسری نند سائمہ جو باہر کے ملک میں تھی، پچھلے 2 ہفتوں سے لگاتار کالز کر رہی تھی۔ ساس کے نمبر پر بھی کال کرتی تھی، لیکن وہ فون اب زیادہ تر میرے پاس ہی ہوتا تھا، اور اگر ساس کسی بچے سے بات کرتی تو میں ہمیشہ سامنے کھڑی رہتی۔ اب کی بار کالز پر میں ہر بار ایک ہی جملہ دہراتی، امی سو رہی ہیں، بعد میں بات کراؤں گی۔ سائمہ ایک دن الجھ کر بولی، بھابھی روز ہی سوتی ہیں، کیا واقعی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، عمر ہو گئی ہے، تھکن جلدی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ بات نہ کرمائے، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے۔ فون بند کرتے وقت میں نے موبائل پر سے اس کا نام سائلنٹ لسٹ میں ڈال دیا۔ اب جب وہ کال کرتی مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا، سب کچھ پرسکون لگنے لگا، لیکن یہ سکون کچھ اور طوفانوں کا پیش خیمہ تھا۔ ساس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جو پہلے کم از کم آواز میں نرمی رکھتی تھیں، اب ایک مستقل چیخنے چلانے کی عادت میں بدل چکی تھی۔ رات کو جیسی کمرے کی لائٹ بند کرتی وہ آواز دیتی، ہے نا پانی، ہے نا واش روم۔ پہلی پہل میں جواب دیتی، پھر غصہ آتا اور میں اکثر ان کی آواز انسنی کر کے کروٹ لے لیتی۔ نوکرانی اگر جا کر پانی دیتی تو ساس اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، میری بیٹیوں کو بلا دو۔ ایک رات نوکرانی میرے پاس آئی، بی بی جی، اماں جی بار بار شور کر رہی ہیں، لگتا ہے ان کا سانس گھٹ رہا ہے یا کچھ اور۔ میں نے آہستگی سے کہا، ڈرامے کرتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پرانا رونا ہے۔ نوکرانی چپ ہو گئی، لیکن کچھ لمحے بعد ساس کی چیخیں پھر بلند ہو گئی، کوئی ہے؟ لے جاؤ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ میں غصے میں اٹھی، کمرے میں جا کر ان کے قریب گئی، خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، ہر وقت تمہاری آوازیں سنوں۔ علی باہر ہے، میں اکیلی سب کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، صرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہی۔ اگلے دن میں نے ان کی ویل چیئر بند کروا دی۔ اب یہ بار بار اٹھنے کا جھنجھٹ نہیں، جو ہے بستر پر ہی رہیں گی۔ نوکرانی نے دھیرے سے کہا، بی بی جی، ڈاکٹر نے کہا تھا حرکت میں رکھنا ضروری ہے۔ میں نے ٹوک دیا، ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ دن میں 2 بار کھانا، دوائی، بس اتنا ہی ان کا شیڈیول رہ گیا تھا۔ فزیوتھراپی اب مہینے میں 1 بار ہوتی، اور سائمہ کی کال، اب میں خود ہی موبائل بند رکھتی۔ ایک دن علی کی کال آئی، ہے نا؟ سائمہ پریشان ہے، کہہ رہی تھی امی کی آواز تک نہیں سننے دی جا رہی، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ بس کمزور ہو گئی ہے، خود کچھ بول نہیں پاتی، جب تم آؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اسی رات جب میں نے پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہونا شروع کیا، ساس نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا، واش روم، جلدی جلدی۔ میں نے لپسٹک ہاتھ میں لی ہوئی تھی، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر واش روم سے ایک عدد چادر نکال کر ان کے بستر کے نیچے رکھ دی۔ یہ رہی چادر، بستر خراب مت کرنا، میں فارغ ہو کر صاف کروا دوں گی۔ وہ خاموش ہو گئی، آنکھیں بند کر لی۔ پارٹی میں دیر تک رہی، سہیلیوں کے ساتھ تصویریں بنوائیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، کیپشن دیا، زندگی کو جیو اور روک کے نہیں۔ واپسی پر جب گھر میں داخل ہوئی نوکرانی دروازے پر ملی، بی بی جی، اماں جی کا منہ سوجا ہوا ہے، شاید کچھ ہوا ہے۔ کمرے میں گئی وہ لیٹی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے پہلے علی کو میسج کیا، امی کا حال کچھ عجیب ہے، شاید کچھ اور بڑا ہو جائے۔ جواب آیا، کیا مطلب؟ ابھی کال کرو۔ لیکن میں نے کال نہیں کی۔ مجھے ساس کی خاموشی میں سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی بوجھ تھک کر چپ ہو گیا ہو۔ صبح ہوئی تو ساس نے خود سے کچھ کھانے سے انکار کر دیا، ان کی آنکھیں بند رہتی تھیں، آواز بہت مدھم۔ سائمہ کی 3 کالز آئی، میں نے سب نظر انداز کی، اور پہلی بار مجھے لگا کہ وہ رشتہ جسے میں نے برسوں اپنے سر پر جیلا تھا اب مکمل طور پر میرے قابو میں ہے۔ وہ کسی کو نہیں بلا سکتی،
किसी से कुछ नहीं कह सकती। उनका सच मेरे अख्तियार में था और मैं उसे छुपा रही थी, खामोशी से, पूरी मुहारत से, मुकम्मल यकीन के साथ। सुबह का वक्त था। किचन में नाश्ता तैयार हो रहा था। मेरा मोबाइल टेबल पर रखा बज रहा था। साइमा की कॉल थी। मैंने देखा और बगैर उठाए साइलेंट पर कर दिया। नौकरानी ने आकर इत्तला दी, दीदी जी, अम्मा जी ने बिस्तर ख़राब कर दिया है। शायद उठने के लिए आवाज़ दे रही थी, लेकिन आपने सुना नहीं। मैं तेज़ी से सास के कमरे में गई। दरवाज़ा खोलते एक बदबू का झोंका आया। बिस्तर गीला हो चुका था। वो आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी। चेहरे पर शर्मिंदगी और आंखों में साकत बेबसी थी। मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। इतना भी नहीं हो सकता कि थोड़ा इंतज़ार कर लेती? मैं गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे लिए नौकर नहीं बनी हूँ। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, कुछ कहना चाहती थी लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने चादर खींची, उनके कंधे पर हाथ मारा। अब तो कुछ शर्म करनी चाहिए तुम्हें। मैं क्या दिन रात तुम्हारे पीछे लगी रहूं? वो दर्द से कराही, लेकिन मैं रुकी नहीं। बिस्तर पर पड़ा हुआ गीला हिस्सा मुझे जहर लग रहा था। नौकरानी दरवाजे के करीब खड़ी थी। मैंने घूर कर उसे देखा। क्या देख रही हो? साफ करो ये सब। नौकरानी झिझक गई। बीबी जी, तेरे अम्मा जी को तो उठा दे। मैंने कहा, हटाओ इन्हें एक तरफ, मैं बिस्तर बदलवा रही हूँ। उस सारे वक्त सास की हालत ऐसी थी जैसे वो अपने वजूद से ही माजरसफा हूँ। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ आंखों से आजिज़ी बरस रही थी। मैंने उनके हाथ झटके से खींचे, उन्हें एक तरफ करके बिस्तर पर नया कवर डलवाया और फिर वहीं एक प्लास्टिक शीट रखवाई। आइंदा के लिए बार बार बिस्तर नहीं डलवा सकती। नौकरानी खामोशी से काम में लगी रही। मैं कमरे से बाहर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई। मेरा सांस तेज था, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर हौसले की झलक साफ नजर आ रही थी। मैंने बेख्तियार कपड़ों की अलमारी खोली और चंद जोड़े निकाल कर बैग में रखने लगी। हर कपड़ा रखते हुए एक ही सोच चल रही थी, बस बहुत हो गया, अब एक दिन भी यहाँ नहीं रुक सकती। अली को मैसेज लिखा, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, तुम वापस आ रही हो तो अम्मी का ख्याल रख लेना। कॉल आई, मैंने उठाई नहीं। साइमा ने भी कॉल की, फिर वीडियो मैसेज भेजा, भाभी अम्मी की हालत कैसी है? परेशान हूँ। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस बैग की जिप बंद की और फाइलें चेकिंग की। सब शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह रख लिए हैं। दिल में ख्याल पल रहा था, चंद दिन अगर उन्हें देखने वाला कोई ना हो, खाने पीने को कुछ ना मिले, तो शायद कुदरत खुद फैसला करती। फिर ये बोझ भी नहीं रहेगा और ये खौफ भी कि सच कभी सामने आ जाएगा। गेट बंद करते हुए मैंने एक लम्हे को सास के कमरे की तरफ देखा। उनकी आवाज़ आई, है ना, कहाँ जा रही हो? मैंने रुककर दरवाजे की कोने से झांका। वो बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों में एक थकाहारा सा सवाल था। मैंने एक पल को नजरें मिलाई, फिर पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दरवाजे पर ताला लगाया, सीढ़ियाँ उतरी, रिक्शा मंगवाया और सीधा मायके रवाना हो गई। रास्ते में नाज़े का मैसेज आया, कहाँ गायब हो? अगले वीकेंड का डिनर प्लान कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, बस थोड़ी देर में फ्री होकर बात करती हूँ। गाड़ी जब मायके के दरवाजे पर रुकी तो मैंने सुख का सांस लिया। दिल ने जैसे कहा, चंद दिन की बात है, सब कुछ खुद ही ख़त्म हो जाएगा। दिमाग में एक नापाक सा ख्याल गूंजता रहा, अगर वो मर जाए तो शायद सब कुछ आसान हो जाए। कोई सवाल नहीं, कोई हिसाब नहीं। मैं जानती थी ये सोच गलत है, लेकिन अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। और यही वो लम्हा था जब मैं हकीकत से मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी थी। मायके में गुजरते 3 दिन ऐसे थे जिससे मैं कैद से निकलकर आज़ाद हुआ कोई परिंदा हूँ। सुबह की नींद, अपनी मर्जी का खाना, कोई आवाज़ें नहीं, कोई चीखें नहीं। मोबाइल बंद रखा, अली की कॉल्स भी ब्लॉक करती। सिर्फ नाजिया से रब्ता रहा जो रोज़ शाम की पार्टियों का हाल बताती और अगले वीकेंड की तैयारी का कहती। चौथे दिन अम्मी ने पूछा, वापस कब जा रही हो? मैंने कहा, बस एक आध दिन में थोड़ा आराम कर लूँ, फिर निकलती हूँ। असल बात ये थी कि मैं इंतज़ार कर रही थी खामोशी से वक्त गुजरने का, ताकि जब वापस जाऊँ तो वो आवाज़, वो जिस्म, वो बोझ बाकी ना हो। 5वें दिन दोपहर के वक्त मैंने वापसी का फ़ैसला किया। टैक्सी ली और सीधा ससुराल रवाना हो गई। रास्ते में दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी बड़े बोझ से निजात का वक्त करीब आ चुका हो। घर के सामने पहुंची से दरवाज़ा मामूल से मुख्तलिफ लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर ताला खोलना चाहा, लेकिन ताला लगा ही नहीं था। कुंडी हिलाई, दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया।
अंदर कदम रखते ही एक मानो से खुशबू नाक में आए। गुलाब के फूल, अगरबत्ती और कुछ ऐसा जो उस घर में पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लाउंज के दरवाजे पर पहुंची तो मंजर ही बदल चुका था। सोफे पर सफ़ेद रूसी जोड़े में एक दुल्हन बैठी थी। उसके पास अली बैठा था, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में खजबनाक सुकून। सामने सास का बिस्तर खाली था, सिर्फ वही कंबल तय किया हुआ रखे जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। दीदी सांस रुक गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या? मैंने बमुश्किल पूछा। अली उठा, कदमों की चाप मेरे दिल पर लगने लगी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। आखिर आ ही गई। मैं खामोश खड़ी रही, हाथ की घड़ी इस बैग पर सख्त हो गई। अली ने एक नज़र दुल्हन पर डाली, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मिलो, ये फातिमा है, मेरी बीवी। मेरी जुबान खुश्क हो गई, कुछ बोलना चाहा लेकिन आवाज़ अंदर ही दब गई। अली का लहजा बर्फ से भी ठंडा था। अपने जुल्म का हिसाब दूंगा ही ना। ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारी कहानी यहाँ ख़त्म हो चुकी है। मैंने कदम पीछे किए, जैसे ज़मीन खिसक गई हो। क्या? क्या मतलब? अली आगे बढ़ा, आंखों में वो तलखी थी जो बरसों का बदला मांग रही थी। जब मुझे फ़ोन आया कि मेरी माँ भूखी प्यासी बिस्तर पर पड़ी है और मेरी बीवी मायके जाकर मज़े कर रही है, तो मैंने फ़ौरन वापसी का टिकट लिया। उसी रात पहुंचा और अपनी माँ को उस हालत में पाया जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरी पलकें झपकने लगी, जिस्म लरसने लगा। मैं जानता था तुम्हें बर्दाश्त नहीं, लेकिन तुम इस हद तक जा चुकी हो, ये सोचा नहीं था। अली की आवाज़ बुलंद हुई। तुमने उस औरत को जो मेरे बाप के बाद मेरे लिए सब कुछ थी, उसे दुत्कारा, तरसाया, मारा। मेरे लब हिले। मैं थकी हुई थी, अकेली। तो बोलती, मदद मांगती, किसी को इत्तला देती। वो चिल्लाया, लेकिन तुमने क्या किया? दरवाज़ा बंद करके चली गई, इस उम्मीद पर कि वो मर जाएगी। मेरी आंखों में नमी उभर आई, मगर अली की आंखों में सिर्फ फैसला था। और मैंने फैसला कर लिया, है ना? वो औरत जो मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दे, वो मेरी बीवी नहीं हो सकती। मैंने पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। अली, एक मौका, सिर्फ एक मौका। उसने कागज़ मेरी तरफ फेंका। ये है तुम्हारी तलाक का नोटिस। मुकम्मल होशो हवास में मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। मेरे हाथों से बैग छूट गया। पीछे सोफे पर बैठी नई दुल्हन फातिमा चुपचाप सारा मंजर देख रही थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, मैंने उसे पहले देखा था। अली की पहली मंगेतर जिससे किसी वजह से रिश्ता टूटा था। अली ने मेरी तरफ देखा। तुमने मेरा एतबार तोड़ा, मेरी माँ की सांसें रोंदी। तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है ना। उसने दिल नफ्स बोल दिए जिनसे मेरा और उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। मेरे कदमों के नीचे की ज़मीन वाकई खिसक चुकी थी और पहली बार मुझे समझ आया कि जो अंजाम मैंने किसी और के लिए सोचा था, वो मेरे अपने लिए लिखा जा चुका था। मैं घर से निकली तो दरवाज़ा मेरे पीछे धम से बंद हुआ। एक लम्हे के लिए कुछ सुनाई देना बंद हो गया। न बाहर की आवाज़ें न अंदर की, सिर्फ अपने कदमों की चाप सुनाई देती थी जो मुझे कहीं भी नहीं ले जा रही थी। गली सुनसान थी। दोपहर के वक्त धूप तेज थी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ साया बचा था। वो साया जिसे मैंने खुद पैदा किया था और जो मेरे साथ जुड़ चुका था। रिक्शा लिया, मायके पहुंची। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मेरा चेहरा देखा और एक लम्हा खामोश रही। क्या हो गया हिना? उन्होंने सवाल नहीं किया, बस एक थका हुआ जुमला कहा। मैं बाहर कुछ कहीं अंदर चली गई। बैग ज़मीन पर रखा, सोफे पर बैठ गई। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी और जो बोलना था वो लफ्ज़ों में नहीं समा रहा था। कुछ देर बाद भाई आया। आंखों में सवाल थे लेकिन ज़ुबान पर खंजर रखे थे। तलाक हो गई? मैंने हल्के से सर हिलाया। और वो माँ जिसे तुमने बिस्तर पर छोड़ा था? मेरी खामोशी ही जवाब थी। घर में अब वो जगह नहीं रही थी जो कभी मेरी थी। अम्मी का चेहरा खामोश मगर सर्द था। भाई मुझसे नज़र नहीं मिलाता था। भाभी रोज़ाना का नाश्ता चुपचाप मेरे कमरे के बाहर रख जाती और वापस पलट जाती, जैसे मैं अब एक बोझ बन चुकी थी जिसे किसी ने मजबूरी में कबूल तो किया मगर अपनाया नहीं। एक हफ्ता गुजर चुका था। अली का भेजा हुआ तलाकनामा भी कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका था। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सानिया और साइमा ने भी एक बार मैसेज करके लिखा, जो किया वो तुम्हारे ही हाथों का बोया था। अब शिकवा नहीं, सिर्फ खामोशी है। मैं दिन भर कमरे में बंद रहती, मोबाइल पर वो तस्वीरें देखती जो मैंने खुशी में अपलोड की थी।
महंगे लिबास, पार्टी की रोशनी, फैशन शोज, कैफ़े की सेल्फियाँ, और अब एक खामोश कमरा, बंद दरवाज़ा और आंखों में मुसलसल पछतावा। अम्मी ने एक दिन आकर कहा, क्या सोचा है तुमने? कब तक यूं बैठी रहोगी? मैंने कहा, अम्मी, मेरे बारे में हर किसी का नज़रिया बदल चुका है। उन्होंने सर्द लहजे में जवाब दिया, जो लोग अपनी हैसियत खुद ख़त्म करते हैं उनके लिए किसी के दिल में जगह नहीं बचती। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सज़ा सिर्फ अदालत से नहीं मिलती, लोग भी आवाज़ फैसले सुनाते हैं और उन फैसलों में अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। कभी जब मैं सैर के लिए बाहर निकलती तो पुरानी सहेलियाँ सामने आकर रास्ता बदल लेती। बाजार में लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते, जैसे मैं कोई इबरत की मिसाल हूँ। एक दिन मैंने नाज़े को मैसेज किया, काफ़ी दिन हो गए, मिलने का दिल है। जवाब आया, वक्त नहीं मिल रहा, कुछ मसरूफ़ हूँ। और मैं समझ गई वो भी उन सब में शामिल हो चुकी है जो मेरा नाम सुनकर नजरें फेर लेते हैं। अली की नई बीवी फातिमा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल थी। अली के साथ हंसती मुस्कुराती, सास के साथ तस्वीरें, हाथ में चाय का कप, माथे पर चमकता सा दुपट्टा और एक कैप्शन, जो अपनों को अपनों की तरह रखे वही असल अपना होता है। मैं देर तक वो तस्वीर देखती रही, ना हसद था ना जलन, बस एक एहसास था जो दिल के अंदर कह रहा था, ये वो जगह थी जो कभी तुम्हारी थी लेकिन तुमने संभालने की बजाय बिगाड़ दी। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी चलती रहती है, लेकिन वक्त वो मेरे लिए जैसे रुक गया है। आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाती हूँ, उन लफ्ज़ों में जो किसी को चुभे ना, लेकिन हकीकत छुपा भी न सके। मैं वो लड़की थी जो लाडली थी, मोहब्बतों में पली, पढ़ लिखी, समझदार समझी गई, लेकिन जब जिंदगी ने अख्तियार दिया, मैंने उसका इस्तेमाल मोहब्बत के लिए नहीं, अना के लिए किया। जब खदमत का वक्त आया, मैंने उसे बोझ समझा। जब मौका मिला, मैंने सब्र की जगह गुस्सा चुना। और जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, तब मैंने जाना कि जो खो दिया वो कभी वापस नहीं आता। आज मैं मायके के कमरे में बंद हूँ, ना कोई पूछता है ना कोई सुनता है, सिर्फ गुजरे दिनों की आवाज़ें हैं और सच्चाई की दीवारें। और अब जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, शायद मैं वाकई उसकी मुस्तहिक थी। जो रिश्तों में अख्तियार पाकर शफकत भूल जाए, वो आखिरकार तन्हाई का शिकार हो जाता है।